एक इंसान ऐसा भी था जो युआन यिंग के 7वें स्तर के पुराने मॉन्स्टर को सीधे बैटल में हरा नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने उस मॉन्स्टर के पूरे परिवार को खत्म होने की कगार पर पहुंचा दिया। उसकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। जो उससे ताकतवर है उससे सामने से नहीं भिड़ना, और जो उससे कमज़ोर है उस पर बिना वार्निंग के टूट पड़ना। सामने वाला कितना भी बड़ा परिवार क्यों ना हो, अगर उसे हर दिन डर में जीने पर मजबूर कर दिया जाए तो उसकी ताकत भी धीरे धीरे खोखली हो जाती है। लेकिन ये खतरनाक बदला लेने वाला इंसान पहले कोई इंसान था ही नहीं। कुछ समय पहले तक वो 500 साल से कल्टीवेशन कर रहा एक पेड़ था। जब वो अपनी हेवनली ट्रिब्यूलेशन पार कर रहा था तब उसकी सोल लगभग टूट चुकी थी। बस आखिरी पल में उसे सिस्टम चुन लेता है। सिस्टम उसे एक मौका देता है, अलग अलग दुनियाओं में जाकर लोगों की अधूरी इच्छाएं पूरी करो और बदले में अपनी सोल को रिपेयर करने का मौका पाओ। उसका पहला मिशन एक बेहद मामूली कल्टीवेटर की इच्छा थी। इस दुनिया में उस आदमी को लोग प्यार से नहीं बल्कि मजाक उड़ाते हुए हांजी यानी बेवकूफ़ कहते थे। वो कोई महान हीरो नहीं था, न किसी बड़े सेक्ट का डिसाइपल। वो बस अपनी पत्नी के साथ गुयुआन सिटी में एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर रहता था। दोनों रोज़ बावजी बेचते, थोड़ा बहुत कमाते और शांति से जीने की कोशिश करते थे। असल में हांजी एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्चरिवेटर था, लेकिन उसने कभी अपनी पावर दिखाई नहीं। पड़ोसियों से हल्की फुल्की बहस भी होती तो वो आम आदमी की तरह हंस कर टाल देता। उसके लिए कल्टीवेशन, ताकत और पुराने झगड़ों से ज्यादा जरूरी अपनी पत्नी के साथ सामान्य जिंदगी जीना था। लेकिन ऐसी शांत जिंदगी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। एक दिन हांजी आटा और सब्जियां लेने बाहर गया हुआ था। जब वो गाड़ी खींचता हुआ वापस आया तो उसने देखा कि उसकी बावजी की दुकान को लू परिवार के लोग चारों तरफ से घेर चुके हैं। उसकी पत्नी को पकड़ रखा था, और उससे भी बड़ी बात, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हांजी कौन है। सालों पहले हांजी एक छोटे सेक्ट का डिसाइपल था। उस सेक्ट को ल्यू परिवार ने पूरी तरह मिटा दिया था। हांजी किसी तरह बच निकलने वाला शायद अकेला आदमी था। ल्यू परिवार को शक था कि उस सेक्ट का खजाना बिशन स्टोन उसके पास है, इसलिए उन्होंने उसकी पत्नी को होस्टेज बनाकर उससे खजाना मांगना शुरू कर दिया। हांजी बार बार समझाता रहा कि उसके पास कोई खजाना नहीं है। जब सेक्टी पर हमला हुआ था तब वो जान बचाकर भागा था। अगर उसके पास बिशान स्टोन होता तो वो उस दिन जिंदा बच ही नहीं सकता था। लेकिन ल्यू परिवार को सच नहीं चाहिए था। उन्हें बस एक बहाना चाहिए था। पहले उन्होंने हांजी को पीटा, उसे यातनाएं दीं और खजाने के बारे में पूछते रहे। जब उससे कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उसकी पत्नी को उसके सामने तड़पाना शुरू कर दिया। वो औरत कोई कल्टीवेटर भी नहीं थी, एक सामान्य इंसान थी। फिर भी ल्यू परिवार के लोग उसे इतनी बेरहमी से मारते रहे कि हांजी बस बेबस होकर देखता रह गया। उसकी पत्नी के हाथ पैर काट दिए गए, उसकी सांसें टूट रही थीं और सामने खड़े लोग हंस रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि जब तक उनकी पकड़ में हांजी की पत्नी है तब तक हांजी उनके सामने झुका रहेगा। लेकिन एक सामान्य इंसान कल्टीवेटर्स की ऐसी क्रूरता कितनी देर झेलता। कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई, और उसकी आखिरी सांस के साथ ही हांजी के अंदर बची हुई सारी उम्मीद भी मर गई। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी कल्टीवेशन फोड़ दी। उसकी ऑरा सीधे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के आखिरी स्तर तक पहुंच गई। लेकिन उसकी हालत पहले से खराब थी। शरीर घायल था और सामने ल्यू परिवार के कई लोग थे। सबसे बड़ा खतरा था ल्यू गुआंगकियन, पुराने ल्यू पैट्रियार्क का बेटा, जिसकी ताकत गोल्डन कोर के करीब पहुंच चुकी थी। हांजी का गुस्सा बहुत बड़ा था, मगर उसकी ताकत अकेले पूरे ल्यू परिवार को हराने के लिए काफी नहीं थी। वो अपनी पत्नी का बदला भी नहीं ले पाया। बस किसी तरह शहर से भागा, गंभीर घावों के साथ एक अनजान तहखाने में छिप गया। और यहीं पर पेड़ वाली सोल उसके शरीर में आ जाती है। नई सोल हांजी की यादें देखती हैं, उसकी टूटी हुई जिंदगी समझती है और फिर उसका फैसला सुनकर लगभग भड़क जाती है। हांजी अपनी पत्नी की मौत के बाद खुद को खत्म करने के लिए मैजिकल बीस्ट माउंटेन में चला गया था। उसे लग रहा था कि अब जीने का कोई मतलब नहीं। लेकिन नई सोल के लिए यह बात समझ से बाहर थी। अगर मरना ही है तो दुश्मन को नुकसान पहुंचाकर क्यों नहीं मरते। अगर सामने से नहीं जीत सकते तो पीछे से मारो। अगर ल्यू गुआंगचियान को नहीं मार सकते तो उसके परिवार को डर में जीने पर मजबूर करो। जिसने तुम्हारी पत्नी छीन ली उसे कैसे इतनी आसानी से छोड़ सकते हो। जब उसने सिस्टम से हांजी की अंतिम इच्छा पूछी तो जवाब बिल्कुल साफ था। हांजी चाहता था कि ल्यू परिवार जैसे बड़े लोग छोटे लोगों का गुस्सा महसूस करें। वो चाहता था कि ल्यू गुआंगकियन अपने परिवार को खोने का वही दर्द झेले जो उसने अपनी पत्नी को खोकर झेला था, और आखिर में पछतावे में तड़पते हुए मरे। यानी उसे बस मरना नहीं था, उसे ल्यू गुआंगकियन की जिंदगी को धीरे धीरे नरक बनाना था। सबसे पहले उसने सिस्टम शॉप से 1000 फेसेस मास्क खरीदा। ये मास्क इतना अजीब था कि एक ही चेहरा पहनकर भी हर देखने वाले को अलग चेहरा दिखाई देता था। सड़क पर 100 लोग खड़े हों
तो 100 लोगों को वो 100 अलग इंसान लगेगा। कल्टिवेटर्स ऑरा से पहचान सकते थे, लेकिन ये मास्क पीछा करना भी बेहद मुश्किल बना देता था। 2 महीने तक उसने अपनी चोटें ठीक कीं और हर दिन अलग रूप में लू परिवार के आसपास घूमता रहा। किसका कौन सा बेटा है, कौन कहाँ रहता है, किस दुकान की सुरक्षा कमज़ोर है, कौन सा एल्डर किस समय बाहर निकलता है, उसने हर छोटी जानकारी इकट्ठा कर ली। फिर उसे पता चला कि अगले दिन लू परिवार के एक रिश्तेदार की शादी है, और शादी से बेहतर केओस पैदा करने का मौका क्या हो सकता था। अगले दिन शादी शुरू हुई ही थी कि 3 स्मोक टैलिस्मैन्स एक साथ फट गए। पूरा वेन्यू धुएं से भर गया। लोगों को समझ आता उससे पहले उसने अपनी पूरी ताकत से विशाल पाम स्ट्राइक निकाली और मुख्य परिवार की तरफ लगातार 9 हमले कर दिए। धमाके, चीखें, टूटी हुई इमारतें और घबराए हुए लोग, सब कुछ बस कुछ सेकंड में हो गया। उसने तुरंत अपना चेहरा बदलने वाला टैलिस्मैन इस्तेमाल किया और भाग निकला। स्मोक फैलने से लेकर उसके गायब होने तक 3 सेकंड भी नहीं लगे थे। ल्यू परिवार को समझ ही नहीं आया कि हमला किसने किया, लेकिन यह हमला सिर्फ शुरुआत था। वो तेजी से ल्यू परिवार के स्पिरिट मेडिसिन पैविलियन पहुंचा। शादी में हमला होने की वजह से पूरा परिवार उधर व्यस्त था। दुकान के गार्ड्स और कर्मचारी कुछ समझ पाते उससे पहले उसने 2 पाम स्ट्राइक्स से सबको दूर फेंक दिया और सिस्टम स्पेस खोलकर पूरी पहली मंजिल की मेडिसिन साफ कर दी। फिर वो दूसरी मंजिल पर गया, फिर तीसरी मंजिल पर। जब तक गार्ड्स ने उसे घेरने की कोशिश की, तब तक 3 मंजिलों की पिल्स, स्पिरिट हर्ब्स और रिसोर्सेज गायब हो चुके थे। जाते जाते उसने जानबूझकर अपना असली चेहरा दिखाया, हांजी का चेहरा। अब लू परिवार को सिर्फ शक नहीं था, उन्हें पता चल चुका था कि उनका पुराना शिकार वापस आ चुका है। एक पहाड़ पर पहुंचकर उसने अपनी लूट गिननी शुरू की। इस ऑपरेशन में उसने सिस्टम पॉइंट्स खर्च किए थे। फेस चेंजिंग टैलिस्मैन, रिकवरी पिल्स और स्पेस टेलीपोर्टेशन टैलिस्मैन, सब एक बार इस्तेमाल होने वाले आइटम्स थे। लेकिन जो मिला था वो खर्च से कहीं ज्यादा था। सैकड़ों स्पिरिट स्टोन्स, ढेर सारी लो ग्रेड पिल्स, अनगिनत कल्चरेशन रिसोर्सेज और सबसे ज़रूरी 12 डस्ट डिसेंडिंग पिल्स। ये पिल्स गोल्डन कोर बनाने की सफलता को बढ़ाती थीं। अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से गोल्डन कोर में जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती थी। ऊपर से उसे 3 हेवन रिपेयर पिल्स भी मिली, जो गोल्डन कोर बनने के बाद शरीर की जड़ें और कल्टीवेशन फाउंडेशन मजबूत करती थीं। उधर ल्यू परिवार में हाहाकार मचा हुआ था। शादी में दर्जनों लोग मरे या घायल हुए थे और मेडिसिन पेविलियन भी लूट लिया गया था। बूढ़े पेट्रियार्क ने गुस्से में अपना स्टडी रूम तोड़ दिया और आदेश दिया कि हांजी को जिंदा पकड़ा जाए। लेकिन हांजी तब तक बहुत दूर जा चुका था। उसने जंगल के अंदर एक गुप्त गुफा बनाई, एंट्रेंस बंद किया, ऑरा छिपाने वाले अरेज लगाए और पूरी तरह कल्टीवेशन में डूब गया। समय बीतता गया, 1 साल, 2 साल, फिर पूरे 3 साल। इन 3 सालों में उसने पहले अपने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की ताकत को स्थिर किया, फिर लगातार पिल्स और स्पिरिट स्टोन्स की मदद से पीक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचा। सिस्टम ने उसकी स्थिति एनालाइज करके बताया कि अब गोल्डन कोर बनाने का सही समय है। उसने 10 डस्ट डिसेंडिंग पिल्स इस्तेमाल की और आखिरकार उसकी कोर बन गई। अब वो गोल्डन कोर कल्टिवेटर था। उसने हेवन रिपेयर पिल्स से अपनी फाउंडेशन मजबूत की, नई ताकत को कंट्रोल करना सीखा, और जब गुफा से बाहर निकला तब वो पहले वाला असहाय बाउजी बेचने वाला आदमी नहीं रहा था। 3 सालों में ल्यू ग्वांकियन भी गोल्डन कोर में पहुंच चुका था और ल्यू परिवार का नया हेड बन गया था। शहर भर में हांजी के वांटेड पोस्टर्स लगे हुए थे, लेकिन 3 साल तक उसका कोई पता नहीं चला। इसलिए ल्यू परिवार को लगने लगा था कि शायद वो मर चुका है। फिर अचानक खबरें आने लगीं। बाहर ट्रेनिंग के लिए गए लू परिवार के कई डिसिपल्स वापस नहीं लौटे। एक घायल एल्डर किसी तरह जान बचाकर आया और बताया कि उन पर हमला हुआ था। बाकी सब मारे गए थे। फिर लू परिवार की एक दुकान कई दिनों तक नहीं खुली। जब रिश्तेदारों ने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर लाशें पड़ी थीं और पूरा माल गायब था। शहर में घूम रहे लू परिवार के जवानों को भी कोई अज्ञात व्यक्ति एक वार में मार रहा था। हर हत्या साफ थी, कोई लंबी लड़ाई नहीं, कोई बेकार रिस्क नहीं। हमला, मौत, गायब। लू ग्वांकियन को जल्दी समझ आ गया कि ये सब हांजी कर रहा है। अब हांजी गोल्डन कोर के छोटे स्तर पर पहुंच चुका था। वो उनसे सीधी लड़ाई नहीं कर रहा था, लेकिन परिवार के कमजोर सदस्यों को लगातार खत्म कर रहा था। लू ग्वांकियन गुस्से में था। उसे लगता था कि एक गोल्डन कोर कल्टिवेटर को सामने से लड़ना चाहिए, लेकिन हांजी के लिए यह सम्मान की लड़ाई नहीं थी, ये बदले की लड़ाई थी, और बदले में नियम वही बनाता है जिसने सब कुछ खोया हो। आखिर लू गुआंगचियान ने उसे बाहर निकालने के लिए जाल बिछाया। एक भारी भरकम व्यापारिक कारवां तैयार किया गया। उसमें स्पिरिट वेपन्स, पिल्स और कीमती सामान रखा गया। बाहर से दिखाया गया कि यह सामान एक जरूरी ऑर्डर के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन असली योजना थी कि लू परिवार का नेसेंट सोल पेट्रियार्क
चुपके से कैरावैन के साथ जाएगा। उन्हें उम्मीद थी कि हांजी सामान लूटने आएगा और नासेंट सोल कल्टीवेटर उसे एक झटके में मार देगा। योजना बुरी नहीं थी, बस उन्होंने ये भूल की कि हांजी के पास सिस्टम था। सिस्टम की निगरानी में उसने देखा कि ल्यू परिवार का सबसे मजबूत आदमी कारवां के साथ शहर से दूर जा रहा है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे जाल में फंसाने के लिए टाइगर बाहर भेजा गया था, लेकिन टाइगर ने अपना घर खाली कर दिया था। उसने सिस्टम से ल्यू परिवार की ताकत स्कैन करवाई। अंदर दो गोल्डन कोर शुरुआती स्तर के कल्टीवेटर्स, एक गोल्डन कोर मध्य स्तर का और एक गोल्डन कोर अंतिम स्तर का कल्टीवेटर था। ल्यू ग्वांकियन भी वहीं मौजूद था। रिस्क था, लेकिन उसने फिर एक स्पेस टेलीपोर्टेशन तालिस्मैन खरीदा। अगर खतरा बढ़ा तो भाग निकलेगा। रात के अंधेरे में वो लू परिवार के ऊपर हवा में प्रकट हुआ। उसने किसी से बात नहीं की, कोई धमकी नहीं दी, बस बाएं हाथ से पाम स्ट्राइक्स और दाएं हाथ से सोडची बरसाना शुरू कर दिया। नीचे घर टूटने लगे, लोग भागने लगे, पूरा परिवार पैनिक में डूब गया। ल्यू ग्वांकियन गुस्से में आसमान की तरफ उछला और हांजी से भिड़ गया। लेकिन हांजी इस बार भी बेवकूफ़ी से लड़ने नहीं आया था। उसने शुरू से ही सबसे शक्तिशाली टेक्निक इस्तेमाल कर दी। दो गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स की पूरी ताकत भिड़ी तो सिर्फ उनकी लड़ाई की शॉकवेव्स ने ल्यू परिवार को उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जितना हांजी की शुरुआती बॉम्बार्डमेंट ने किया था। बाकी दो गोल्डन कोर एक्सपर्ट्स भी पहुंच गए। हांजी ने उनके हमले झेले, अपनी बची हुई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा की और मलबे के बीच जहां सबसे ज्यादा लोग जमा थे वहां कई सोर्ड ही छोड़ दी। फिर स्पेस हिली और वो गायब हो गया। पीछे ल्यू ग्वांकियन बस अपनी बर्बाद जमीन, मरते हुए रिश्तेदारों और टूटे हुए घरों को देखता रह गया। उसके पास ताकत थी, पैसा था, लोग थे, लेकिन वो उस आदमी को पकड़ नहीं पा रहा था जो हर बार चोट देकर गायब हो जाता था। इस हमले में ल्यू परिवार के 200 से ज्यादा सामान्य सदस्य और लो लेवल कल्टीवेटर्स मारे गए। बड़े एक्सपर्ट्स बच गए थे, लेकिन किसी भी परिवार की असली नींव उसके बच्चे, नौजवान, दुकानदार, सेवक और छोटे कल्टीवेटर्स होते हैं। वही खत्म होने लगे थे। इसके बाद ल्यू परिवार ने अपनी दुकानें बंद करनी शुरू की, डिसाइपल्स को बाहर भेजना बंद कर दिया, व्यापारिक कैरावैन्स को रोक दिया। लेकिन जो लोग पहले से बाहर थे उनमें से कई लौटे ही नहीं। किसी को रास्ते में मार दिया गया, किसी को दुकान में, किसी को जंगल में, और हर सर्वाइवर एक ही बात कहता, वो आदमी बिना बोले हमला करता है, पहली स्ट्राइक ही जान लेने के लिए होती है। अब ल्यू परिवार का नेसेंट सोल पेट्रियार्क भी घर छोड़कर बाहर जाने से डरने लगा। पूरा परिवार एक बड़े प्रोटेक्टिव अरे के अंदर बंद हो गया, लेकिन बाहर से देखने वाले लोगों के लिए ये दृश्य मजाक बन चुका था। गुयुआन सिटी का सबसे घमंडी परिवार अब एक आदमी के डर से अपने ही घर में कैद था। कुछ साल बाद हांजी फिर गायब हो गया। असल में वो छिपकर अपनी ताकत बढ़ा रहा था। लू परिवार से लूटे हुए सामान का जो हिस्सा जरूरी था वो उसने रखा, बाकी दूसरे शहरों में बेच दिया और स्पिरिट स्टोन्स को अपनी कल्टीवेशन में बदल दिया। उसके लिए स्पिरिट स्टोन्स जमा करके रखने की चीज नहीं थी। वो सोचता था, इन्हें बचाकर क्या करूं, डाउनलोड तो होने से रहे। इस दौरान उसने सिस्टम शॉप से एक परमानेंट टेलीपोर्टेशन अरे भी खरीदा। हर बार एक बार इस्तेमाल होने वाला टेलीपोर्टेशन तालिस्मैन खरीदना महंगा पड़ता था, इसलिए उसने एक पहाड़ के नीचे बहुत गहराई में गुप्त बेस बनाया। ऊपर से कई कंसीलमेंट अरेज लगाए, साउंड प्रूफ अरेज लगाए और सबसे अंदर टेलीपोर्टेशन अरे स्थापित कर दिया। अब उसका एस्केप राउट लगभग अजेय था। कुछ समय बाद उसने ल्यू परिवार के एक गोल्डन कोर एक्सपर्ट को अकेले में फंसाया। लड़ाई आसान नहीं थी। वो खुद भी गंभीर रूप से घायल हुआ, लेकिन आखिरकार उसने उस आदमी का गोल्डन कोर निकाल लिया और टेलीपोर्टेशन अरे से सुरक्षित निकल गया। उस गोल्डन कोर की मदद से उसकी ताकत फिर बढ़ी। अब ल्यू परिवार समझ चुका था कि अगर हांजी को धीरे धीरे ताकत बढ़ाने दी गई तो एक दिन वो पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इसलिए उन्होंने अपने लोग बाहर भेजकर उसे हर जगह ढूंढना शुरू किया। लेकिन यही उनकी दूसरी बड़ी गलती थी। जो लोग घर से बाहर निकलते वो हांजी के लिए टारगेट्स बन जाते। सिस्टम की वजह से ल्यू परिवार की हर चाल उसके सामने खुली किताब थी। बस नेसेंट सोल पेट्रियार्क से बचना था, बाकी लोग उसके सामने शिकार थे। ल्यू परिवार के स्ट्रॉन्ग कल्चरेटर्स एक एक करके मारे जाने लगे। कमजोर लोग जोड़ों में मरने लगे। शहर की दुकानें जलाई जाने लगीं, रिसोर्सेज गायब होने लगे। यहाँ तक कि ल्यू परिवार के सामान्य सर्वेंट्स, नौकरानियां और छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं रहे। ये सुनने में क्रूर था, लेकिन हांजी के लिए ये उसी क्रूरता का जवाब था जो उसकी पत्नी के साथ हुई थी। उसकी पत्नी भी तो सामान्य इंसान थी। जब ल्यू परिवार के कल्टीवेटर्स ने उसे यातना दी तब किसी ने नहीं कहा था कि ताकतवर को कमजोर पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। उसने उनके नियम उन्हीं पर लौटा दिए। आखिरकार ल्यू परिवार फिर अपने कंपाउंड में सिमट गया। हांजी ने मौका न देखकर एक बार फिर खुद को गायब कर लिया। 3 साल बाद एक शांत दोपहर में ल्यू परिवार के अंदर अचानक दर्जनों टैलिस्मैन्स फट गए। हर टैलिस्मैन गोल्डन कोर अंतिम स्तर के पूरे पावर अटैक जितना खतरनाक था।
प्रोटेक्टिव अरे बाहर से मजबूत था, लेकिन इस बार हमला बाहर से नहीं हुआ था। टैलिस्मन्स पहले ही अंदर पहुंच चुके थे। पूरा लू कॉम्पाउंड दोबारा मलबे में बदल गया। सैकड़ों लोग घायल हुए और बहुत से मारे गए। लू ग्वांकियन पागल हो गया। उसने पूरे परिवार की तलाशी ली कि इतने खतरनाक टैलिस्मन्स अंदर आए कैसे, और जब सच्चाई सामने आई तो वो और भी ज्यादा बेबस हो गया। हांजी ने शहर के छोटे कल्टीवेटर्स को बेहद सस्ते दाम में टैलिस्मन्स बेचे थे। 3 स्पिरिट स्टोन्स में एक ऐसा टैलिस्मैन मिल रहा था जो गोल्डन कोर कल्टीवेटर का हमला कर सकता था। किसी साधारण छी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर के लिए ये किसी आसमान से गिरी किस्मत से कम नहीं था। वो लोग टैलिस्मैन्स खरीद कर छिपा लेते। उन्हें लगता कि ये उनका सीक्रेट ट्रम्प कार्ड है। हाजी ने पूरे 1 साल तक ल्यू परिवार के छोटे, अनदेखे और दबे कुचले लोगों को अलग अलग तरीके से ऐसे टैलिस्मैन्स पहुंचाए। फिर एक दिन उसने सबको एक साथ एक्टिवेट कर दिया। सबसे खतरनाक हमला वो होता है जिसमें दुश्मन को ये भी न पता हो कि उसके अपने घर के अंदर कौन सी चीज़ कब फटने वाली है। इसके बाद हांजी पूरे 8 साल तक फिर गायब रहा। लेकिन लू परिवार जानता था कि वो मरा नहीं है। वो कहीं ना कहीं देख रहा है, इंतजार कर रहा है, बस अगला मौका खोज रहा है। इस घटना की चर्चा गुयुआन सिटी से निकलकर आसपास के शहरों तक पहुंच गई। पहले लोग लू परिवार से डरते थे। अब बहुत से छोटे कल्चरेटर्स और सामान्य लोग हांजी के लिए मन ही मन खुश थे, क्योंकि ल्यू परिवार हमेशा से ताकत के नशे में कमजोरों को दबाता आया था। लोगों को पहली बार लगा कि शायद बड़े परिवार अजेय नहीं होते। अगर कोई एक आदमी सही तरीके से डर पैदा कर दे तो सदियों पुरानी ताकत भी कांप सकती है। इसी बीच पास के जिशी सिटी में एक अलग घटना हुई जिसने पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड की सोच बदलनी शुरू कर दी। जिशी सिटी में रेड लीफ मर्सनरी ग्रुप नाम का एक छोटा मर्सनरी ग्रुप था। उसके लोग आधे महीने से मैजिकल बीस्ट माउंटेन में एक हाई लेवल मैजिकल बीस्ट का शिकार कर रहे थे। उन्होंने ट्रैप्स लगाए, पिल्स खर्च की, तालिस्मन्स इस्तेमाल किए और कई लोग घायल भी हुए। आखिरकार वो बीस्ट मरने की हालत में पहुंच गया। बस आखिरी वार बाकी था। तभी एमए परिवार का एक जवान मास्टर अपने गार्ड्स के साथ वहां आ गया। उसने देखा कि बीस्ट बहुत कीमती है, इसलिए उसने फैसला किया कि अब यह शिकार उसी का होगा। रेड लीफ मर्सिनरी ग्रुप ने विरोध किया। आखिर उन्होंने आधा महीना मेहनत की थी, अपने सारे रिसोर्सेज खर्च किए थे और कई लोग चोटिल थे। लेकिन माँ परिवार के जवान को किसी गरीब मर्सिनरी की बात सुनने की आदत नहीं थी। उसने सीधे हमला कर दिया। एक तरफ थके हुए घायल मर्सिनरीज थे, दूसरी तरफ ताज़ा और ताकतवर गार्ड्स। नतीजा साफ था। रेड लीफ मर्सिनरी ग्रुप लगभग पूरी तरह खत्म हो गया। उनका डिप्टी लीडर होंगशुओ सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि ग्रुप लीडर ने आखिरी समय में उसके लिए हमला झेला। लीडर मर गया, होंगशुओ गंभीर रूप से घायल हो गया और मे परिवार का लड़का मैजिकल बीस्ट की लाश लेकर चला गया। जब होंगशुओ को होश आया तो उसके चारों तरफ अपने साथियों की लाशें थीं। उसने एक एक करके सबको दफनाया। फिर उनके कब्रों के सामने घुटनों पर बैठकर कसम खाई कि वो माँ परिवार से बदला जरूर लेगा। लेकिन होंग शुओ हांजी जैसा अकेला किलर नहीं था। उसे पता था कि वो माँ परिवार को सीधे नहीं हरा सकता। इसलिए उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसे उसने गुयुआन सिटी में हांजी की कहानी सुनकर समझा था। अगले दिन जीशी सिटी के मर्सनरी स्क्वायर में एक नोटिस लगा। रेड लीफ मर्सनरी ग्रुप अब किसी को भी ज्वाइन करने देगा। कोई एंट्री फी नहीं, कोई एग्जिट रूल नहीं। जो भी एमए परिवार के खिलाफ हमला करेगा उसे रेड लीफ मर्सिनरी ग्रुप की एक्शन माना जाएगा, और जो सामान उसे मिलेगा वो पूरा उसका होगा। सीधी भाषा में कहें तो कोई भी आदमी किसी भी समय रेड लीफ मर्सिनरी ग्रुप का नाम लेकर माँ परिवार पर हमला कर सकता था और लूटा हुआ सब कुछ अपने पास रख सकता था। कोई आधिकारिक रूप से ग्रुप ज्वाइन करने नहीं आया, लेकिन अगले 2 दिनों में माँ परिवार के 30 से ज्यादा लोग मारे गए। कुछ लोग मास्क पहनकर हमला करते और चिल्लाते, रेड लीफ मर्सिनरी ग्रुप जिंदाबाद। कुछ लोग बस चुपचाप माँ परिवार के लोगों को मारते और जमीन पर लाल पत्ते छोड़कर चले जाते। धीरे धीरे लाल पत्ता माँ परिवार के लिए मौत का सिंबल बन गया। माँ परिवार के लोग घर से बाहर निकलने से डरने लगे। उनकी कारवांज लूटी जाने लगी। उनके छोटे डिसिपल्स रास्तों में गायब होने लगे। उनके व्यापारिक सामान पर हाथ साफ होने लगा। एमए परिवार के नेसेंट सोल पेट्रियार्क ने घोषणा की कि रेड लीफ मर्सिनरी ग्रुप ने कोई ऐसा नोटिस जारी ही नहीं किया। उसने कहा कि ये सब अफवाहें हैं और एमए परिवार हर अपराधी को सजा देगा। लेकिन गरीब कल्टीवेटर्स के लिए डर से ज्यादा मजबूत चीज थी लालच। एमए परिवार की एक कैरावैन लूटने से जितना मिलता था उतना एक सामान्य रोग कल्टीवेटर साल भर जान जोखिम में डालकर भी नहीं कमा पाता। ऊपर से दोष रेड लीफ मर्सिनरी ग्रुप पर जाएगा। फिर एक दिन एमए परिवार ने 3 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स को एक कैरावैन के साथ भेजा। उन्होंने कुछ मास्क पहने हमलावरों को पकड़ भी लिया। लेकिन जब वो उन्हें शहर वापस ले जा रहे थे तभी झाड़ियों से 6 मास्क पहने गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स निकल आए। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि वो रेड लीफ मर्सिनरी ग्रुप के साथियों को बचाने आए हैं। कुछ ही पलों में एमए परिवार के 3 गोल्डन कोर एक्सपर्ट्स मारे गए। जो लोग पकड़े गए थे उन्हें बचा लिया गया। कुछ ने गोल्डन कोर्स ले लिए,
कुछ ने कैरावैन का सामान बांट लिया और सबने ज़मीन पर लाल पत्ते फेंके और अलग अलग दिशाओं में गायब हो गए। असल में किसी को किसी की पहचान नहीं पता थी, लेकिन सबको फ़ायदा पता था। एमए परिवार ने जब नेसेंट सोल एक्सपर्ट को बाहर भेजा तो उसे शहर के बाहर 3 मास्क पहने नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स ने रोक दिया। जिशी सिटी में इतने नेसेंट सोल एक्सपर्ट्स गिने चुने थे। एमए परिवार का एल्डर उन्हें पहचान गया, भले ही उनके चेहरे ढके हुए थे। ये बाकी 4 बड़े परिवार थे। ऊपर से वो माँ परिवार के खिलाफ खुले तौर पर नहीं लड़ रहे थे, लेकिन नीचे छोटे कल्टीवेटर्स को आगे करके, पीछे से दबाव बनाकर और लूट के मौके देकर वो माँ परिवार को कमज़ोर कर रहे थे। कुछ सालों बाद वो माँ परिवार का जवान मास्टर भी मारा गया, जिसने रेड लीफ मर्सिनरी ग्रुप को ख़त्म किया था। होंगशुओ ने अपनी कसम पूरी कर ली, लेकिन उसकी योजना पूरी तरह उसकी बुद्धि से नहीं चली थी। इसमें किस्मत भी बहुत बड़ी वजह थी। अगर शुरू में कुछ लोगों ने माँ परिवार को लूटने का रिस्क नहीं लिया होता, अगर बाकी परिवारों ने पीछे से फ़ायदा उठाने का फैसला नहीं किया होता, अगर माँ परिवार ने शुरुआत में ही बहुत बेरहमी से सबको डरा दिया होता, तो शायद रेड लीफ मर्सिनरी ग्रुप की योजना वहीं ख़त्म हो जाती। फिर भी एक बात साफ हो गई थी। हांजी ने सिर्फ ल्यू परिवार को नहीं डराया था, उसने कमज़ोर लोगों को एक नया तरीका दिखा दिया था। लेकिन जिशी सिटी के बाकी 4 परिवार इतने भोले नहीं थे। जब कुछ रोग कल्टिवेटर्स ने रेड लीफ मर्सिनरी ग्रुप वाला तरीका उन्हीं पर आजमाने की कोशिश की, तो उन्होंने तुरंत उसे कुचल दिया। दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली आग उन्हें अच्छी लगती थी, लेकिन खुद के घर तक पहुंची तो उन्होंने उसे बुझा दिया। इसी समय ल्यू परिवार जिशी सिटी के उन बड़े परिवारों के पास पहुंचा। वो चाहते थे कि कुछ नेसेंट सोल एक्सपर्ट्स मिलकर हांजी से बात करें, उसे दबाएं और किसी तरह समझौता कराएं, क्योंकि इतने सालों बाद ल्यू परिवार को समझ आ चुका था कि हांजी को मारना आसान नहीं है। और कहानी फिर लौटती है ल्यू परिवार की तरफ। हांजी के 8 साल गायब रहने के दौरान ल्यू परिवार अपने कंपाउंड में बंद रहा। नेसेंट सोल पेट्रियार्क और गोल्डन कोर एक्सपर्ट्स हर समय गार्ड पर रहते थे। फिर एक दिन ल्यू परिवार के बच्चों की टैलेंट टेस्ट हुई। ल्यू ग्वांकियन के बेटे में हेवनली स्पिरिचुअल रूट निकली। पूरा परिवार खुशी से पागल हो गया। हेवनली स्पिरिचुअल रूट वाला बच्चा अगर बीच में न मरे तो कम से कम नेसेंट सोल तक पहुंच सकता था। सही अवसर मिले तो उससे भी ऊपर। ल्यू परिवार के लिए वो बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो उनके भविष्य की उम्मीद था। 3 साल की उम्र में बच्चे को परिवार के नेसेंट सोल पैट्रियार्क ने खुद अपने पास रखकर पालना शुरू किया। फिर बड़ी मेहनत से उसे थंडरफायर सेक्ट में भेजा गया, जहां उसे वाइट रोब्ड सोर्ड सेंट का डिसाइपल बना दिया गया। वाइट रोब्ड सोर्ड सेंट एक बहुत ताकतवर नेसेंट सोल एक्सपर्ट था, ल्यू परिवार के बूढ़े पेट्रियार्क से भी मजबूत। उसे ये हेवनली स्पिरिचुअल रूट वाला बच्चा पसंद आया और बच्चा उसकी देख रेख में तेजी से कल्टीवेशन करने लगा। लेकिन ल्यू परिवार को एक डर था, अगर बच्चा बहुत छोटा होकर सेक्ट में बड़ा होगा तो उसका दिल सेक्ट से जुड़ जाएगा, परिवार से नहीं। बाद में जब ल्यू परिवार उससे फ़ायदा लेना चाहेगा तो शायद वो उन्हें अपना परिवार ही न माने। इसलिए जब बच्चा 7 साल का हुआ, ल्यू परिवार ने उसे बर्थडे मनाने के बहाने वापस बुलाया। उनका असली मकसद था कि बच्चे को याद दिलाया जाए कि उसका खून ल्यू परिवार का है। वाइट रॉबर्ट स्वॉर्ड सेंट इस बात को समझता था, इसलिए उसने रोकने की कोशिश नहीं की। उसने अपने डिसाइपल के लिए बर्थडे गिफ्ट भी भेजा और सेक्ट का एक एल्डर उसके साथ भेज दिया। ल्यू परिवार ने पूरी शान से स्वागत की तैयारी की और यही हांजी का इंतजार किया हुआ मौका था। इन सालों में हांजी ने कई सीक्रेट रेल्म्स खोजे थे, बहुत सारे रिसोर्सेज जुटाए थे और अपनी कल्टीवेशन नेसेंट सोल तक पहुंचा ली थी। जिस दिन ल्यू परिवार का हेवनली स्पिरिचुअल रूट वाला बच्चा वाइट स्पिरिट क्रैन से उतरकर नीचे आया, उसी भीड़ में हांजी छिपा हुआ था। 30 कदम की दूरी उसके लिए कुछ भी नहीं थी। एक पल में वो बच्चे के सामने पहुंच गया और उसकी उंगली सीधे बच्चे के माथे की तरफ बढ़ी। बच्चे के शरीर पर तुरंत एक चमकदार डिफेंसिव ट्रेजर एक्टिवेट हुआ। एक लाइट बैरियर बनी और हांजी का पहला हमला रोक दिया। ट्रेजर इतना शक्तिशाली था कि आसपास के लोग भी दंग रह गए, लेकिन हांजी रुका नहीं। उसने दूसरी पंच मारी, बैरियर टूट गई और अगले ही पल उसका शरीर इतनी तेजी से बच्चे के आर पार निकल गया कि किसी को समझने का समय ही नहीं मिला। ल्यू परिवार का सबसे बड़ा भविष्य, उनका हेवनली स्पिरिचुअल रूट वाला जीनियस, वहीं टुकड़ों में बिखर गया। पूरा मैदान जम गया। ल्यू ग्वांकियन की आंखों के सामने उसका बेटा मारा गया था। वो कुछ बोल भी नहीं पाया। ल्यू परिवार का बूढ़ा पेट्रियार्क गुस्से में आसमान की तरफ उछला, लेकिन हांजी ने हवा में पलटकर एक विशाल पाम स्ट्राइक नीचे उतार दी। उस दिन बच्चे के स्वागत के लिए ल्यू परिवार के लगभग सारे लोग बाहर आए हुए थे। इतनी घनी भीड़ पर उसका हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। ल्यू परिवार के नेसेंट सोल पैट्रियार्क ने तुरंत एक विशाल लाइट शील्ड बनाकर लोगों को बचाने की कोशिश की। उसे महसूस हो चुका था कि हांजी भी नासेंट सोल में पहुंच चुका है। अब दोनों के बीच का फर्क सिर्फ लेवल्स का था, रियल्म का नहीं। लेकिन एक आदमी अटैक कर रहा था और दूसरा सिर्फ बचाव। हांजी ने थंडरफायर सेक्ट के गोल्डन कोर एल्डर को एक थप्पड़ में जमीन पर पटक दिया।
फिर लुई परिवार के एक गोल्डन कोर एक्सपर्ट को हवा में ही खत्म कर दिया। बाकी दो गोल्डन कोर एक्सपर्ट्स ने उस पर हमला किया, मगर उसने उनके वार झेले और अपनी ऑरा से दोनों को दूर फेंक दिया। फिर उसने लगातार फिस्ट शैडोज की बारिश शुरू कर दी। लुई पैट्रियार्क ने हर हमला रोकने की कोशिश की, लेकिन नासेंट सोल की ताकत शील्ड पार करके अंदर तक पहुंच रही थी। बहुत से लू परिवार के लोग शॉकवेव से खून उगलने लगे, कुछ वहीं मर गए। जब धूल बैठी तो हांजी फिर गायब हो चुका था। पीछे लू परिवार के पास सिर्फ लाशें थीं, टूटा हुआ कंपाउंड था और एक ऐसा दर्द था जिसे वे खुद दूसरों को देते आए थे। उन्होंने एक गोल्डन कोर एक्सपर्ट खो दिया था, उन्होंने अनगिनत परिवारजन खो दिए थे, और सबसे बढ़कर उन्होंने अपना हेवनली स्पिरिचुअल रूट वाला भविष्य खो दिया था। लू गुआंगचियान खून उगलते हुए आसमान में खड़ा था। उसे पहली बार सच में समझ आया कि गुयुआन सिटी का सबसे बड़ा परिवार आज किस वजह से इस हालत में पहुंचा है। बस इसलिए कि उसने कभी एक बाऊजी बेचने वाले आदमी को कमजोर समझ लिया था। बस इसलिए कि उसने उसकी सामान्य इंसान पत्नी को मरवा दिया था। वो टूटे हुए मन से उस दिशा में चिल्लाने लगा जहां हांजी गायब हुआ था। आजा, मैं यहीं हूं। तू मुझसे नफरत करता है ना, तो मुझे मार दे, आजा। लेकिन उसके शब्दों में अब चुनौती नहीं थी, बस हार थी। लू परिवार के बूढ़े पैट्रियार्क ने उसे देखा, चेहरे पर गुस्सा और शर्म दोनों थे। फिर उसने दूर से ही एक स्ट्राइक मारकर लू गुआंकियन को बेहोश कर दिया, क्योंकि अब लू परिवार के लिए सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि हांजी उन्हें मार देगा। सबसे डरावनी बात यह थी कि हांजी अभी भी उन्हें जल्दी मारना नहीं चाहता था। उधर लू परिवार के लोग अपनी बर्बाद जमीन पर खड़े बस चुपचाप नुकसान का हिसाब लगाने लगे। इस बार हमला पूरे शहर के सामने हुआ था, इसलिए हर किसी को लग रहा था कि लू परिवार अब पागलों की तरह बदला लेगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ऐसी खबर आई जिसने पूरे गुयुआन सिटी को हिला दिया। लुई परिवार के बूढ़े पेट्रियार्क ने खुद संदेश भेजा था कि वो हांजी से बैठकर बात करना चाहता है। लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जिस परिवार का सबसे बड़ा जीनियस सबके सामने मारा गया हो, जो हजारों लोगों का नुकसान झेल चुका हो, वो बदला लेने के बजाय निगोशिएशन की बात कर रहा था। क्या लुई परिवार ने अपनी इज्जत भी छोड़ दी? असल बात इज्जत की नहीं, मजबूरी की थी, क्योंकि हांजी अब नासेंट सोल रेल्म में पहुंच चुका था। गोल्डन कोर और नासेंट सोल के बीच फर्क सिर्फ ताकत का नहीं होता। नासेंट सोल कल्टीवेटर एक अलग ही लाइफ लेवल में कदम रख देता है। गोल्डन कोर जब बदलकर एक छोटे बच्चे जैसी सोल फॉर्म लेती है तो वही नेसेंट सोल कहलाती है। उसमें कल्टीवेटर की पूरी एसेंस, स्पिरिट और कॉन्शियसनेस समाई रहती है। अगर नेसेंट सोल कल्टीवेटर का शरीर नष्ट भी हो जाए, लेकिन उसकी नासेंट सोल बच निकले, तो वो पोजेशन लेकर या नया शरीर बनाकर दोबारा कल्टीवेशन शुरू कर सकता है। और सबसे मुश्किल बात यह थी कि नेसेंट सोल को खत्म करना आसान नहीं था। उसका कोई ठोस शरीर नहीं होता। कल्टीवेटर मरते ही उसकी नासेंट सोल एक चमक की तरह शरीर से निकलती है और पलक झपकते ही बहुत दूर भाग जाती है। उसकी स्पीड आम कल्टीवेटर्स से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए नेसेंट सोल रियलम के लोग आमतौर पर एक दूसरे को खुलकर मारने से बचते हैं। जवानी में लोग रिसोर्सेज, टेरिटरी और ताकत के लिए लड़ते हैं, लेकिन नेसेंट सोल तक पहुंचने के बाद सब समझ जाते हैं कि सामने वाले को एक बार हराना अलग बात है, मगर उसकी नेसेंट सोल को पूरी तरह मिटाना लगभग नामुमकिन है। अगर वो भाग गया, छिपकर फिर से कल्टीवेशन कर ली और कुछ दशकों बाद वापस आ गया, तो पुराना दुश्मन दोबारा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। यही लू परिवार की सबसे बड़ी समस्या थी। वो हांजी को मार भी दें तो उसकी नेसेंट सोल बच सकती है, और अगर वो बच गई तो अगली बार लौटकर और भी ज्यादा खतरनाक बदला लेगी। क्या लू परिवार अगले 3 साल तक गार्ड रह सकता है? शायद 10 साल, मुश्किल से। लेकिन 100 साल, 200 साल, 500 साल, इतने लंबे समय तक पूरा परिवार अपनी दुकानों, व्यापार, डिसाइपल्स और विकास को बंद करके सिर्फ एक आदमी से बचता रहे, यह संभव ही नहीं था। और हांजी की आदत भी साफ थी। ताकतवर दुश्मन के सामने वो बेवजह नहीं जाता था, लेकिन कमजोर टारगेट दिखते ही उसे छोड़ता भी नहीं था। लू परिवार ने जिस तरह पहले कमजोर कल्टीवेटर्स और सामान्य लोगों को मारा था, हांजी बस वही चीज उनसे ज्यादा चालाकी से वापस कर रहा था। उसे जब लू परिवार की तरफ से शांति की पेशकश का संदेश मिला तो वो बस हंस पड़ा। उसके हिसाब से ये वही बात थी जैसे गाड़ी पेड़ से टकराने के बाद किसी को याद आए कि मोड़ लेना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने पूरे 1 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया। ल्यू परिवार समझ गया कि हांजी बातचीत से पीछे हटने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने बाहर के बड़े लोगों को साथ मिलाने की कोशिश शुरू कर दी। जल्द ही हांजी को नया संदेश मिला। ल्यू परिवार के बूढ़े पैट्रियार्क, गुयुआन सिटी के सिटी लॉर्ड, व्हाइट रॉबर्ट स्वॉर्ड सेंट और जिशी सिटी के 4 बड़े परिवारों के प्रतिनिधियों ने मिलकर उसे बुलाया था। 5 दिन बाद फुनिंग लेक पर मीटिंग रखी गई थी। उनका प्रस्ताव सुनने में बहुत उदार लग रहा था। लू गुआंगचियान और हांजी आमने सामने एक लाइफ एंड डेथ बैटल लड़े। जो बचेगा वही जीतेगा। उसके बाद पुराने सारे मामले खत्म माने जाएंगे। ऊपर से ल्यू परिवार हांजी की एक और शर्त पूरी करेगा।
बस वो उनकी क्षमता के भीतर हो। लेकिन हांजी ने सिस्टम की लाइव फीड देखते हुए ताना मारा। तो अब ल्यू परिवार ल्यू गुआंगकियन को छोड़ने के लिए तैयार है। इन्हें लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी सिंसेरिटी दिखा रहे हैं। सिस्टम को तुरंत समझ आ गया कि उसका होस्ट फिर कुछ अजीब करने वाला है। उसने पूछा कि अब उसका क्या इरादा है। हांजी ने उल्टा सवाल किया, तुम्हें पता है मैं सिर्फ लू गुआंगचियान से बदला लेने के बजाय पूरे लू परिवार के पीछे क्यों पड़ा हूं? सिस्टम ने कहा कि उसे नहीं पता। हांजी बोला, क्योंकि जब मैं लू गुआंगकियन के खिलाफ था तब लू परिवार उसके साथ खड़ा था। जो उसके साथ खड़ा हुआ वो भी मेरा दुश्मन बन गया। अब वाइट रोब्ड सोर्ड सेंट, गुयुआन सिटी का सिटी लॉर्ड और जिशी सिटी के 4 परिवार ल्यू परिवार के लिए मेरे सामने आए हैं। तो क्या इसका मतलब नहीं कि ये भी मेरे दुश्मन हैं? फिर उसने बिल्कुल ठंडे स्वर में कहा, मैं नेसेंट सोल एक्सपर्ट्स को शायद न मार पाऊं, लेकिन इतना ज़रूर कर सकता हूं कि इन सभी परिवारों में सिर्फ नेसेंट सोल एक्सपर्ट्स ही बचे रहें। सिस्टम ने तुरंत उसे समझाने की कोशिश की। इन तीनों पक्षों की ताकत ल्यू परिवार से कहीं ज़्यादा थी। किसी के पास ज़्यादा नेसेंट सोल एक्सपर्ट्स थे, किसी के पास ज़्यादा ताकतवर एक्सपर्ट्स। अगर उसने इन सबको पूरी तरह दुश्मन बना लिया तो आगे चलकर डेटी ट्रांसफॉर्मेशन या उससे भी ऊपर के कल्टीवेटर्स उसके पीछे पड़ सकते थे। लेकिन हांजी को इससे खास फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, अगर बहुत बड़ा दुश्मन आ भी गया तो पहले ल्यू गुआंगकियन को खत्म करूंगा, मिशन पूरा करूंगा और इस दुनिया से निकल जाऊंगा। डरने की क्या बात है? हालांकि उसके मन में सच में हर किसी को दुश्मन बनाने का इरादा नहीं था। वो बस पहले उनकी असली नीयत देखना चाहता था। इसलिए उसने मीटिंग मान ली, मगर फ्यूनिंग लेक जाने से साफ इनकार कर दिया। कौन जाने वहां पहले से ट्रैप लगाया गया हो। मीटिंग की तारीख से एक दिन पहले उसने संदेश भेजा कि ये उसका और ल्यू परिवार का निजी मामला है। वो बात को बेवजह बड़ा नहीं करना चाहता। उसने नई जगह चुनी, स्टार क्लाउड क्लिफ। उससे पहले वो खुद वहां जाकर पूरे इलाके की जांच कर चुका था। दूसरे पक्ष ने कोई आपत्ति नहीं की। अगले दिन 4 नेसेंट सोल एक्सपर्ट्स और ल्यू गुआंगकियन सुबह सुबह स्टार क्लाउड क्लिफ पहुंच गए। वो इंतजार करते रहे। सूरज ऊपर चढ़ने लगा और दोपहर होने लगी। उनके चेहरों पर बेचैनी साफ दिखने लगी। तभी क्लिफ के ऊपर खड़ा एक बूढ़ा पाइन ट्री धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी लकड़ी जैसी शाखाएं सिकुड़ी, तना बदलने लगा और देखते ही देखते पेड़ ने इंसानी रूप ले लिया। हांजी का अवतार उनके सामने खड़ा था। ये नेसेंट सोल रियलम की एक बेहद खास क्षमता थी, एक्सटर्नल इकारनेशन। नेसेंट सोल बनने के बाद कोई भी कल्टीवेटर एवटार बनाने की संभावना तो रखता था, लेकिन सच में एक उपयोगी इनकारनेशन बनाना बेहद मुश्किल था। मगर हांजी पहले खुद एक पेड़ रहा था, इसलिए उसके लिए पेड़ों को अपने अवतार में बदलना बाकी लोगों से कहीं आसान था। वो अपने असली शरीर को खतरे में नहीं डालना चाहता था। साथ ही ये भी साबित करना चाहता था कि अब वो चारों नेसेंट सोल एक्सपर्ट्स के सामने बराबरी से खड़ा होने की योग्यता रखता है। लेकिन वाइट रोब्ड सोर्ड सेंट पहले ही नाराज था। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। हम 4 लोग यहाँ इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं और तुम खुद आने के बजाय एक अवतार भेजते हो। हांजी ने बिल्कुल मासूम से चेहरे के साथ जवाब दिया, आप सब ल्यू परिवार की तरफ से आए हैं। मुझे कैसे पता कि आसपास ट्रैप नहीं लगा रखा? पहले जगह देखना जरूरी था ना? वाइट रोबर्ट स्वॉर्ड सेंट एक पल के लिए चुप रह गया। इस उम्र और ताकत तक पहुंचने के बाद लोग सामने से मुस्कुराते हैं, पीछे से भले ही एक दूसरे को मारने की तैयारी कर रहे हों। मगर हांजी के लिए ऐसी सोशल पोलाइटनेस का कोई मतलब नहीं था। सोर्ड सेंट ने गुस्से से कहा, यह कैसी भाषा है? हम इस मीटिंग को महत्व देते हैं इसलिए पहले आ गए। तुम नए नए नेसेंट सोल रियल में पहुंचे हो, खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हो क्या? हांजी ने सीधे कहा, मैंने आपको इंतजार करने को कहा था। अगर इंतजार नहीं करना तो अभी जा सकते हैं। ये सुनकर वाइट रोब्ड सोर्ड सेंट का चेहरा तमतमा गया। लेकिन जिशी सिटी के डिंग परिवार के हेड ने तुरंत बीच में आकर माहौल संभालने की कोशिश की। सोर्ड सेंट, शांत हो जाइए। हांजी डाओइस्ट, आप भी नाराज ना हो। हम यहाँ लड़ने नहीं, मामला खत्म करने आए हैं। हांजी ने उसे देखा और कहा, कैसे खत्म करना चाहते हो? मैं बहुत रीजनेबल आदमी हूँ, बस तुम्हारा तरीका मेरे रीजन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। चारों नेसेंट सोल एक्सपर्ट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके मन में एक ही सवाल था, ये आदमी खुद को रीजनेबल कैसे कह सकता है? डिंग परिवार के हेड ने सबसे पहले बात रखी, जिससे दुश्मनी शुरू हुई वही असली जिम्मेदार है। ल्यू गुआंगचियान और आपके बीच लाइफ एंड डेथ डुएल हो जाए। जो भी जीते पुरानी बातों को खत्म मान लिया जाए। हांजी ने धीरे से सिर हिलाया। मैं इतने सालों से लू गुआंगचियान को मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं मार सकता। डिंग परिवार के हेड को हैरानी हुई। क्यों? तुम तो उसी के लिए इतने सालों से लड़ रहे हो। हांजी ने पूरी गंभीरता से कहा, मैं शायद बहुत बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन अपने रीजन पर कायम रहता हूँ। लू गुआंगचियान ने मुझे बहुत सताया, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा। मैं अभी भी जिंदा हूँ। उसने मेरी पत्नी को मारा, इसलिए उसके बदले में मैं उसे नहीं मार सकता। वो मेरी पत्नी का कर्ज है। उसे मारने का अधिकार सिर्फ मेरी पत्नी को है। सामने खड़े लोगों के दिमाग में जैसे धुआं निकलने लगा। ल्यू गुआंगचियान गुस्से में चिल्लाया,
तुमने मुझे नहीं मारा, ये मेरी किस्मत थी। लेकिन ल्यू चेंग, ल्यू जिंग और बाकी बहुत लोग तुम्हारे हाथों मारे गए हैं। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें उन्हें मारने का भी अधिकार नहीं था। हांजी कुछ देर सोचने लगा, जैसे सच में बहुत गहरा सवाल पूछ लिया गया हो। फिर उसने कहा, तुम सही हो, मैंने लू चेंग और लू जिंग को मारा है, तो तुम उन्हें बुला लो मुझे मारने के लिए। मैं नहीं लड़ूंगा। लू गुआंगकियन का चेहरा काला पड़ गया। हांजी आगे बोला, तुम्हारा रूल भी बहुत आसान है। तुमने मुझे नहीं मारा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मैंने तुम्हारे रिश्तेदारों को मारा, इसलिए तुम्हारे रिश्तेदार मुझे मार सकते हैं। तुम कह रहे हो मैंने तुम्हारे अपने लोगों को मारा, तो तुम मेरे अपने लोगों को मार सकते हो। इसमें क्या गलत है? लू गुआंगचियान लगभग चीख पड़ा। वो सब मर चुके हैं, वो तुम्हें मारने आएंगे कैसे? हांजी ने लंबी सांस ली और बोला, अच्छा हुआ वो मर चुके हैं, नहीं तो आज शायद मुझे मरना पड़ता। इस मामले में हम दोनों ही लकी हैं। ये सुनकर लू गुआंगचियान के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। उसे लग रहा था सामने वाला जानबूझकर उसे पागल बना रहा है। लेकिन हांजी का चेहरा इतना सीधा था कि समझ ही नहीं आता था वो मजाक कर रहा है या सच में ऐसी लॉजिक मानता है। तभी डींग परिवार के हेड ने कहा, लेकिन लू गुआंगचियान के परिवार के बाकी लोग तो निर्दोष हैं। हांजी ने तुरंत सवाल किया, निर्दोष? कौन निर्दोष नहीं है? क्या मैं निर्दोष नहीं था? क्या मेरी पत्नी निर्दोष नहीं थी? लू गुआंगचियान ने मेरी निर्दोष पत्नी को मारा, तो मैं उसके निर्दोष रिश्तेदारों को मारूं? इसमें गलत क्या है? कि ये बात सुनने में अजीब थी, मगर उसका दर्द इतना असली था कि कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। सिस्टम तो अंदर ही अंदर खुश था। उसे लग रहा था कि उसका होस्ट अपनी अजीब लॉजिक से 4 नेसेंट सोल एक्सपर्ट्स को भी बोलने नहीं दे रहा। व्हाइट रोब्ड सोर्ड सेंट ने आखिर गुस्से से पूछा, तुम नेसेंट सोल रेल्म के सीनियर हो, तुम्हें शर्म नहीं आई एक 7 साल के छी रिफाइनमेंट बच्चे को मारते हुए? तुम्हारे अंदर एक एक्सपर्ट की मर्यादा नाम की चीज है भी या नहीं? हांजी ने उसकी तरफ देखा। ल्यू गुआंगकियन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पीक पर था। मेरी पत्नी सामान्य इंसान थी, तब उसे मर्यादा याद नहीं आई। मैं नेसेंट सोल हूं और वो बच्चा छी रिफाइनमेंट में था, तो मुझे क्यों याद आए? गुयुआन सिटी का सिटी लॉर्ड जैसे आग में घी डालते हुए बोला। ल्यू गुआंगकियन ने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से एक मर्टल को मारा था। अगर उसी हिसाब से तुलना करो तो तुम्हें गोल्डन कोर होकर ची रिफाइनमेंट वाले को मारना चाहिए था। तुम तो नेसेंट सोल बनकर बच्चे को मार रहे हो। हांजी की आवाज़ ठंडी हो गई। उसने सिर्फ मेरी पत्नी को नहीं मारा था, उसने मेरे 3 महीने के अजन्मे बच्चे को भी नहीं छोड़ा था। जिसने पेट में पल रहे बच्चे पर दया नहीं की, उसके बच्चे को मारने में मुझे क्यों दया आए? फिर उसने सिटी लॉर्ड को ध्यान से देखा। आप गुयुआन सिटी के सिटी लॉर्ड हैं, सही? सिटी लॉर्ड ने उदास आवाज़ बनाने की कोशिश की। तुम दोनों गुयुआन सिटी के लोग हो। शहर में तुम्हारी लड़ाई से व्यवस्था बिगड़ रही है। लोगों ने मुझे सिटी लॉर्ड बनाया है, तो मेरा कर्तव्य है कि दोनों पक्षों को समझाऊं। हांजी हंस पड़ा। जब लू गुआंगकियन ने गुयुआन सिटी में मेरी पत्नी को मारा था, तब आप कहाँ थे? उस समय क्यों नहीं आए समझौता कराने? सिटी लॉर्ड का चेहरा बदल गया। आखिर किसी नेसेंट सोल कल्टिवेटर के लिए किसी गरीब मर्टल की मौत आम बात होती है। उसने सफाई दी कि उसे उस समय इस घटना की जानकारी नहीं थी। हांजी ने सिर हिलाया, जैसे बहुत बड़ी बात समझ गया हो। समझ गया? ल्यू परिवार मेरे लोगों को मारे तब आपको पता नहीं चलता। मैं ल्यू परिवार के लोगों को मारूं तो आपको तुरंत शहर की व्यवस्था याद आ जाती है। सिटी लॉर्ड, आप यहाँ समझौता कराने आए हैं या ल्यू परिवार की तरफ से लड़ने? सिटी लॉर्ड का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। हांजी की आवाज़ अब पहले से तेज थी। हम गुयुआन सिटी में इसलिए आए थे क्योंकि हमें लगा था कि यहाँ शांति से जी सकेंगे। लेकिन जब मेरी पत्नी को मेरे सामने यातना देकर मारा गया, तब आसमान ने जवाब नहीं दिया, धरती ने मदद नहीं की, और सिटी लॉर्ड कहीं नजर नहीं आया। अब आप मुझसे रुकने को कह रहे हैं? डिंग परिवार के हेड ने देखा कि माहौल फिर बिगड़ रहा है, इसलिए वो तुरंत बोला, डाओइस्ट, पुरानी बातों की गिनती करके अब कुछ नहीं बदलेगा। हमें बस इस कर्मा को खत्म करने का रास्ता निकालना है। तभी लू परिवार का बूढ़ा पेट्रियार्क पहली बार दुखी चेहरे के साथ बोला, इन सालों में तुमने ल्यू परिवार के हजारों लोगों को मार दिया। क्या इतनी जानें तुम्हारी पत्नी के बदले काफी नहीं है? हांजी कुछ देर चुप रहा। फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता एक इंसान और 1000 इंसानों की गिनती कैसे होती है। मुझे बस इतना पता है कि ल्यू गुआंगचियान ने इस दुनिया में मेरे सारे अपने लोग छीन लिए। अगर तुम्हें कारमा खत्म करना है तो ल्यू गुआंगकियन के सारे रिश्तेदार मुझे दे दो। उसके बाद मैं फिर कभी उसके पीछे नहीं आऊंगा। दिंग परिवार के हेड के माथे पर नसें उभर आईं। उसे पहली बार समझ आया कि जिसे लोग हांजी कहकर बेवकूफ़ समझते हैं, वो असल में बहुत खतरनाक है। वो बहस जीतने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो ऐसी शर्त रख रहा था जिसे सामने वाला मान ही नहीं सकता। हांजी बस अपनी बात पर अड़ा रहा। उसके लिए उसके सारे अपने के बदले ल्यू गुआंगकियन के सारे अपने चाहिए थे। मामला वहीं अटक गया। चारों नेसेंट सोल एक्सपर्ट्स ने डिवाइन सेंस से आपस में बात शुरू कर दी। ल्यू परिवार का बूढ़ा पैट्रियार्क सोच रहा था
कि अगर ल्यू गुआंगचियान के सारे रिश्तेदार हांजी को दे दिए जाएं तो ल्यू परिवार बचेगा ही क्या? क्या वो खुद ल्यू गुआंगचियान का रिश्तेदार नहीं था? वो कभी ये शर्त नहीं मान सकता था। तभी व्हाइट रोब्ड सोर्ड सेंट ने अचानक एक प्रस्ताव रखा। उसके हिसाब से वो बहुत समझदारी की बात कर रहा था। तुम्हारी नाराजगी बस इसलिए है क्योंकि तुम्हारी पत्नी मर गई, तो ल्यू परिवार तुम्हें एक पत्नी दे दे। ओल्ड ल्यू की एक भतीजी है, सुंदर है, टैलेंट भी अच्छा है। तुम उससे शादी कर लो, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। ये सुनते ही ल्यू परिवार के बूढ़े पैट्रियार्क की आंखों में चमक आ गई। अगर हांजी मान जाता तो ल्यू परिवार एक बेहद युवा नेसेंट सोल एक्सपर्ट को अपने साथ जोड़ लेता। परिवार फिर से कई सौ साल तक फल फूल सकता था। लेकिन हांजी चुपचाप व्हाइट रोब्ड सोर्ड सेंट को देखता रहा। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या किसी ने आपको बताया है कि आप बहुत घमंडी हैं? सोर्ड सेंट एक पल के लिए रुका। उसे समझ नहीं आया कि ये बात कहाँ से आई, मगर उसकी अनुभवी इंस्टिंक्ट ने तुरंत कहा कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। हांजी ने कहा, मुझे पता है आप थंडरफायर सेक्ट की 5 कलर्ड पीक पर रहते हैं। वो जगह सेक्ट के मेन अर्रे के अंदर भी नहीं आती। आपकी पत्नी और बच्चे भी वहीं रहते हैं, है ना? व्हाइट रोबर्ट स्वॉर्ड सेंट का चेहरा बदल गया। हांजी ने उसी शांत आवाज में कहा, मेरा असली शरीर उधर ही जा रहा है। जब मैं आपकी पत्नी और बच्चों को मार दूंगा, तब मैं अपनी गोद ली हुई बेटी से आपकी शादी करवा दूंगा। आप उसके साथ खुशी से रहना। और हाँ, शादी के बाद मुझे पिताजी कहकर बुलाना। चिंता मत करिए, आपके पिताजी हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वाइट रोब्ड सोर्ड सेंट कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गया। फिर उसका गुस्सा फट पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी बात कहने की? हांजी की आंखें ठंडी थीं। तो आपको भी समझ आता है कि यह अपमान है। जब आपने मुझे दुश्मन की भतीजी से शादी करने को कहा, तब आपको अपना आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था। वही बात आपके साथ हो तो आपको गुस्सा आ रहा है। उसकी आवाज़ भारी होती चली गई। हम सभी नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स हैं। फिर आप मुझे लड़का कहकर क्यों बुला रहे थे? आपको लगा मेरी नासेंट सोल कागज़ की बनी है? मेरी पत्नी मेरी वजह से मरी। अगर मैं उसके बदले की कोशिश करने के बजाय दुश्मन परिवार की लड़की से शादी कर लूं, तो अगर कभी सपने में वो मुझे दिखी तो मेरे चेहरे पर थूक देगी। आपको अपना तरीका बहुत अच्छा लगता है ना? तो मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगा जब आपकी पत्नी और बच्चे मरेंगे और आप मेरी बेटी से शादी करके खुशी खुशी जीना शुरू करेंगे। अब वाइट रोब्ड सोर्ड सेंट का धैर्य खत्म हो चुका था। उसने हाथ उठाया और हजारों सोर्ड छी बिजली की तरह हांजी के एवेटार पर टूट पड़ी। एवेटार ने बचने की कोशिश भी नहीं की। कुछ ही पलों में उसका शरीर कटकर गिर गया और वापस एक छलनी हो चुके पेड़ में बदल गया। लेकिन उसी समय घाटी में हांजी की आवाज़ गूंज उठी, ल्यू परिवार वालों, अब बात करने को कुछ नहीं बचा। जो मेरे और ल्यू परिवार के बीच में हाथ डालेगा, उससे ताकत की भाषा में बात होगी। फिर उसकी आवाज़ सीधे वाइट रोब्ड सोर्ड सेंट तक पहुंची। आज तुमने मेरा अवतार काटा है। कल्चरेशन वर्ल्ड में अवतार को एक जीवन माना जाता है। तुमने मुझसे एक जीवन लिया है, मैं भी तुमसे एक जीवन लेकर ये कर्म चुकाऊंगा। कर्म लौटाना, ये बात आजकल बहुत कम लोग करते थे, लेकिन असल में कल्टीवेशन वर्ल्ड में हर चीज़ का हिसाब रहता है। किसी ने जान ली, किसी ने बचाई, किसी ने अवसर छीना, किसी ने अपमान दिया। कुछ भी पूरी तरह गायब नहीं होता। हांजी का बदला सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो अपने हिसाब से हर कर्ज का जवाब दे रहा था। स्टार क्लाउड क्लिफ पर कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर वाइट रोबर्ट स्वॉर्ड सेंट सबसे पहले संभला। वो सोर्ड लाइट बनकर सीधे 5 कलर्ड पीक की तरफ उड़ गया। जाते जाते उसने बस इतना कहा कि हांजी ने पहले उसका डिसाइपल मारा था और अब उसे अपमानित किया है, इसलिए वो ये दुश्मनी कभी नहीं छोड़ेगा। गुयुआन सिटी का सिटी लॉर्ड उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में एक अलग ही सोच चल रही थी। वाइट रोब्ड सोर्ड सेंट खुद को बहुत चालाक समझता था, लेकिन उसने ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे अगर उसके ऊपर लागू किया जाए तो वो खुद सहन नहीं कर सकता। इसका मतलब था कि वो हांजी को बराबर का नेसेंट सोल कल्टीवेटर नहीं, अपने से नीचे का कोई आदमी समझ रहा था। यही उसकी कमजोरी थी। सिटी लॉर्ड ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, तुम दोनों के बीच का मामला अब मेरी क्षमता से बाहर है। मैं इसमें और हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और वो भी चला गया। उसका अपना फायदा पहले ही ल्यू परिवार से मिल चुका था। ऊपर से शहर के सबसे बड़े परिवार ल्यू परिवार और सिटी लॉर्ड के हित पहले से टकराते रहते थे। वो सिर्फ ल्यू परिवार के लिए अपना सिर खतरे में डालने वाला नहीं था। ल्यू परिवार का बूढ़ा पैट्रियार्क बस उन्हें जाते हुए देखता रह गया। उसने डिंग परिवार के हेड की तरफ देखा और भारी आवाज में पूछा, ये सब क्या हो गया? अब तक जो डिंग परिवार का हेड मुस्कुराकर बात कर रहा था, उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आवाज भी ठंडी हो गई। हांजी जितना आसान लग रहा था उतना है नहीं। नेसेंट सोल रेल्म में पहुंचे उसे ज्यादा समय नहीं हुआ, फिर भी वो इतना स्थिर एवेटार बना चुका है। जब वो एवेटार बनाकर आया, तभी से हमारी पहले वाली योजना बेकार हो गई। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, और वाइट रोब्ड सोर्ड सेंट उस मूर्ख ने कुछ शब्दों में खुद को भड़का लिया। हम इतनी तैयारी से आए थे, लेकिन अंत में खाली हाथ लौट रहे हैं।
लू परिवार के बूढ़े पैट्रियार्क ने पूछा, तुम्हें सच में उसके असली शरीर का स्थान नहीं मिला? उसकी आवाज़ तो आसपास से ही आ रही थी। डिंग परिवार के हेड ने सिर हिलाया। नहीं, वो लगातार अपनी पोजीशन बदल रहा था। बहुत सतर्क है। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर डिंग परिवार का हेड बोला, मैं जिशी सिटी लौटता हूँ। मीटिंग में मैंने उसके सामने अच्छा व्यवहार किया है। बाहर जाकर मैं कहूंगा कि मैं उसके पक्ष में हूँ। बाद में अपने नाम से उसे मिलने का प्रस्ताव भेजूंगा। अगर वो तैयार हुआ तो मैं तुम्हें पहले बता दूंगा। लुई पैट्रियार्क की आंखों में फिर उम्मीद जगी। लेकिन डिंग परिवार के हेड की अगली बात और भी खतरनाक थी। हांजी ने मुझे उम्मीद से ज्यादा चौंकाया है, इसलिए पहले तय किए गए रिवॉर्ड के अलावा अब मुझे उसके पास की एक और चीज चाहिए। लुई पैट्रियार्क ने तुरंत कहा, बस वो मरना चाहिए, बाकी सब आपका। डिंग बनाने का तरीका नहीं मिल जाता तब तक वो नहीं मरेगा। लू परिवार का बूढ़ा पैट्रियार्क एकदम से उसकी तरफ मुड़ा। कुछ पल दोनों की आंखें मिली। आखिर लू पैट्रियार्क ने ही नजरें झुका लीं। ठीक है, लेकिन जब वो अपना तरीका बता दे तो उसे मेरे हाथों मरना होगा। डिंग परिवार के हेड ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस एक ठंडी रहस्यमयी हंसी छोड़ी और आसमान में गायब हो गया। अब स्टार क्लाउड क्लिफ पर सिर्फ ल्यू परिवार के बूढ़े पैट्रियार्क और ल्यू गुआंगकियन बचे थे। बूढ़े पैट्रियार्क के चेहरे से दुख, बेबसी और टूटने का सारा नाटक धीरे धीरे गायब हो गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। असल में इस मीटिंग का उसका मकसद हांजी से शांति करना था ही नहीं, वो बस उसे सामने लाना चाहता था। अगर हांजी लाइफ एंड डेथ डुएल मान जाता तो लू गुआंगचियान को आगे करके खेल खेलता। अगर मौका मिलता तो बाकी एक्सपर्ट्स मिलकर हांजी को खत्म कर देते। लेकिन हांजी एवेटार भेजकर आया था, इसलिए वो मौका हाथ से निकल गया। फिर भी नतीजा उसके लिए बुरा नहीं था। व्हाइट रोब्ड सोर्ड सेंट अब हांजी का पक्का दुश्मन बन चुका था। डिंग परिवार के हेड को हांजी के एवेटार टेक्निक का लालच हो गया था। यानी ल्यू परिवार के पास अचानक कम से कम 2 नए साथी आ गए थे। वो मन ही मन हंसते हुए सोच रहा था कि हांजी फिर वही गलती कर रहा है। पहली बार किसी खजाने के शक में उसका घर बर्बाद हुआ था। अब उसके पास अवतार बनाने का तरीका है और उसी की वजह से शायद उसका अंत होगा। लेकिन उसके बगल में खड़ा लू गुआंगचियान उसे बिल्कुल अलग नज़र से देख रहा था। उसके मन में कड़वाहट थी। वो सोच रहा था कि क्या उसके पिता के लिए ल्यू परिवार के हजारों मरे हुए लोग, उसका बेटा, उसका दर्द और उसकी अपनी जान भी इन 2 नेसेंट सोल एक्सपर्ट्स की दोस्ती से कम है? अगर हांजी सच में 1-on-1 डुएल मान जाता तो क्या बूढ़ा पैट्रियार्क उसे बिना हिचक मौत के मुंह में धकेल देता? परिवार के नाम पर वो कितनों को बलि चढ़ाने के लिए तैयार था। उधर हांजी फिर से 1000 फेसेस मास्क पहनकर गुयुआन सिटी लौट आया था। वो वहां खबरें इकट्ठा कर रहा था। सिस्टम ने उसे डिंग परिवार के हेड और लू पैट्रियार्क की पूरी बातचीत भी सुना दी। सिस्टम हंसते हुए बोला, आज तुमने सबको बहुत सुनाया, लेकिन अब तुम्हारे पीछे 2 और नेसेंट सोल एक्सपर्ट्स पड़ गए हैं। हांजी ने आराम से कहा, 2 और आए हैं, 3 नहीं। अभी ठीक है? सिस्टम ने पूछा, तुम उन्हें संभाल पाओगे? हांजी बोला, मैं एक को भी सीधे संभाल नहीं सकता, लेकिन मुझे उन्हें सीधे संभालना ही क्यों है? गोल्डन कोर रेल्म में मैंने ल्यू परिवार के नेसेंट सोल पेट्रियार्क को सालों तक परेशान रखा था। अब मैं खुद नेसेंट सोल बन चुका हूं। 3 बूढ़े नासेंट सोल एक्सपर्ट्स को परेशान करना इतना मुश्किल होगा क्या? फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। तुम्हें पता है मैं अभी तक आराम से क्यों घूम रहा था? क्योंकि मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने सिस्टम से सभी की पोजीशन फिर देखी। ल्यू परिवार का बूढ़ा पैट्रियार्क और ल्यू गुआंगचियान अभी स्टार क्लाउड क्लिफ पर थे। व्हाइट रोबर्ट स्वॉर्ड सेंट 5 कलर्ड पीक की तरफ लौट चुका था। डिंग परिवार का हेड जिशी सिटी वापस जा रहा था और लू परिवार के घर पर अब सबसे ताकतवर व्यक्ति सिर्फ गोल्डन कोर अंतिम स्तर का कल्टीवेटर बचा था। हांजी की आंखों में चमक आ गई। इतना अच्छा मौका फिर कहाँ मिलेगा? ये लोग निगोशिएशन के नाम पर मुझे फंसाने आए थे। अब मैं इनके घर को खाली देखकर छोड़ दूं? मिशन सबसे जरूरी है। चलो, लुत्तुको परिवार की नई सफाई शुरू करते हैं। उसने तुरंत एक फेस चेंजिंग टैलिस्मैन इस्तेमाल किया और बिना समय गंवाए ल्यू परिवार के कंपाउंड की तरफ निकल गया। इस बार वो सीधे आकाश से उतरा। उसने दर्जनों नहीं सैकड़ों तालिस्मन्स फेंकने शुरू कर दिए। कुछ टैलिस्मन्स प्रोटेक्टिव अरे के कमजोर हिस्सों पर गिरे, कुछ उसने सीधे अरे को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए और कई टैलिस्मैन्स पहले से ही ल्यू परिवार के अंदर अलग अलग जगहों पर छिपाए हुए थे। उसने हाथों से सील बनाई और एक मंत्र बोला। अगले ही पल सभी टैलिस्मैन्स एक साथ फट गए। ल्यू परिवार का प्रोटेक्टिव अरे तुरंत चमका, लेकिन हमला बाहर और अंदर दोनों तरफ से हो रहा था। अरे ने कई अटैक्स रोके, मगर बहुत सारे स्पेल्स दरारों से अंदर घुस गए। कुछ ही पलों में एक विशाल मशरूम क्लाउड आसमान में उठ खड़ा हुआ। पूरा गुयुआन सिटी कांप गया। लोगों को लगा जैसे भूकंप आ गया हो। लेकिन हांजी ने लू परिवार का प्रोटेक्टिव अरे पूरी तरह नहीं तोड़ा। उसने जानबूझकर उसे बस इतना नुकसान पहुंचाया कि वो कभी भी टूट सकता हो। बाहर से देखने पर ऐसा लगे कि अरे अभी भी परिवार की रक्षा कर रहा है, मगर असल में वो कमजोर और खोखला हो चुका था।
हांजी चाहता था कि ल्यू परिवार के लोग उसी टूटे हुए एरे पर भरोसा करके अंदर छिपे रहें, क्योंकि जब बूढ़ा पैट्रियार्क वापस आएगा और देखेगा कि उसका परिवार एक टूटे हुए शील्ड के पीछे फंसा हुआ है, तब वो खुलकर हमला करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेगा। और हांजी के लिए दुश्मन के मन में पैदा हुई एक छोटी सी चिंता भी काफ़ी थी, क्योंकि वो जानता था डर जब धीरे धीरे बढ़ता है तो सबसे मजबूत इंसान की हिम्मत भी अंदर से टूटने लगती है। लू परिवार के बूढ़े पेट्रियार्क ने जैसे ही देखा कि उसका घर फिर से नरक बन चुका है, उसके चेहरे पर गुस्से और बेबसी का अजीब मिश्रण उभर आया। सामने हाजी लगातार हमला कर रहा था, नीचे ल्यू परिवार के लोग टूटे हुए एरे के सहारे जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब बूढ़े पैट्रियार्क के सामने एक मुश्किल चुनाव था। अगर वो अपनी पूरी ताकत से हांजी पर हमला करता तो शायद उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता था, लेकिन हांजी को वहीं रोक पाना लगभग नामुमकिन था। और जिस पल उसने परिवार की रक्षा छोड़ दी, उस पल नीचे मौजूद ल्यू परिवार के लोग बच नहीं पाते। लेकिन अगर वो सबको बचाने के लिए डिफेंसिव शील्ड बनाए रखता तो हांजी बिना रुके उन्हें पीटता रहता। हांजी के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। यही तो वो चाहता था। अब देखना यह था कि बूढ़ा पैट्रियार्क अपने परिवार को बचाएगा या अपने दुश्मन को मारने की कोशिश करेगा। उसने हमला रोकने का नाम नहीं लिया। पाम स्ट्राइक्स, सोर्ड की और टैलिस्मन्स की एनर्जी लगातार टूटे हुए ल्यू कॉम्पाउंड पर बरस रही थी। बूढ़े पेट्रियार्क ने गुस्से से दहाड़ लगाई और एक विशाल लाइट बैरियर खड़ी कर दी, जिसने बचे हुए लोगों को ढक लिया। कई हमले उस शील्ड से टकराए। हर टक्कर के साथ बूढ़े पैट्रियार्क के शरीर पर दबाव बढ़ता गया। उसने बीच बीच में हांजी पर काउंटर अटैक भी किया, लेकिन हांजी ने उन स्ट्राइक्स को सीधे झेला और जवाब में अपनी ताकत और बढ़ा दी। एक क्षण ऐसा आया जब बूढ़े पेट्रियार्क की डिफेंस में हल्की दरार बनी और उसी दरार से हांजी का हमला अंदर चला गया। कुछ और ल्यू परिवार के लोग वहीं खत्म हो गए। बूढ़ा पैट्रियार्क नेसेंट सोल के अंतिम स्तर का एक्सपर्ट था। अकेले की लड़ाई में वो हांजी से कहीं ज्यादा ताकतवर था, मगर युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीता जाता। जब किसी के पीछे बचाने के लिए सैकड़ों लोग हों तो उसकी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आखिर उसने फैसला लिया कि पूरे कंपाउंड को बचाने की कोशिश करना बेकार है। उसने आदेश दिया कि बचे हुए सभी लोग उसके पास जमा हों। फिर उसने शील्ड को छोटा करना शुरू किया। उधर हांजी ने ये देखा तो उसने अचानक हमले रोक दिए। उसके दोनों हाथों में अजीब सील बनने लगे। उसके पीछे हवा में एक विशाल और बेहद जटिल मैजिक अरे उभरने लगा। अरे की लाइंस चमक रही थीं और उसमें जमा हो रही एनर्जी देखकर साफ था कि यह कोई साधारण टेक्निक नहीं थी। बूढ़े पैट्रियार्क की आंखें सिकुड़ गईं। उसे समझ आ गया कि हांजी एक बड़ा अटैक तैयार कर रहा है। अब उसके सामने फिर दो विकल्प थे। अभी हमला करके हांजी की टेक्निक को बीच में तोड़ दे, या पहले अपने परिवार को पूरी तरह शील्ड के अंदर ले आए। सब लोग जल्दी से मेरे पास आओ। और ठीक उसी पल ल्यू गुआंगचियान का धैर्य टूट गया। उसने अपने सामने परिवार के लोगों को मरते देखा था। अपना बेटा खोया था, पत्नी, रिश्तेदार, डिसिपल्स और पूरा परिवार बिखरते देखा था। अब वो कुछ सोचने की हालत में नहीं था। बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पागलों जैसा हो चुका था। जैसे ही बूढ़े पैट्रियार्क ने शील्ड छोटा किया, ल्यू गुआंगचियान तलवार लेकर उसके बाहर निकल गया। वो सीधे हांजी की तरफ बढ़ा, लेकिन गोल्डन कोर और नासेंट सोल के बीच का अंतर कोई छोटी दूरी नहीं था। ल्यू गुआंगचियान हांजी तक पहुंच भी नहीं पाया था कि हांजी ने बस एक हाथ उठाया। एक पाल्म स्ट्राइक लगी। लू ग्वांगकियन हवा में उछला और खून उगलते हुए दूर जा गिरा। उस एक अटैक ने उसका डांटियन तोड़ दिया, उसकी गोल्डन कोर चकनाचूर कर दी और उसकी सारी कल्टीवेशन खत्म कर दी।